इट्स रिलेटेड टू एसएमए फर्स्ट ऑफ ऑल। ना मेरे को एक आपको बताने दो कि जब भी कोई हम लोन करते हैं, जैसे मान लीजिए एबीसी बैंक इज ओवर हेयर एंड फर्दर यहाँ पर पर्सन ए को एक लोन सेंक्शन किया गया एंड देयर वाज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पर्सन ए कि इसने हर महीने ईएमआई पे करना है। इसने हर महीने ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो यहाँ पर पर्सन ए के द्वारा पे की जानी है। ओके, एंड फर्दर पर्सन ए ने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर कुछ एक समय तक वो पेमेंट करता रहा, कुछ एक समय तक वो पेमेंट करता रहा, लेकिन उसके बाद में जाकर के उसने पेमेंट बिल्कुल करना बंद कर दिया। देयर वाज नो पेमेंट मेड बाय द पर्सन ए ओवर हियर। ओके, तो यहां पर जो अकाउंट होगा, यहां पर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। व्हेन द अकाउंट इज परफॉर्मिंग, व्हेन द लोन अकाउंट, बिकॉज वो एसेट है, क्योंकि लोन जो होते हैं वो बैंक के क्या होते हैं, एसेट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब वो परफॉर्म कर रहा है, जब वो सही से रिपेमेंट आ रही है, वी से इट स्टैंडर्ड एसेट, वी से इट स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, एंड जब ये लोन जो है वो खराब हो जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हम उसे क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। अब देखिए यहां पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी पता है, यानी कि जो हमारे रेगुलेटर है उनको भी पता है कि ये बैंक का अपना पैसा तो था नहीं जिसके थ्रू यहां पर बैंक ने लेंडिंग किया। इट वाज डिपॉजिटर्स फंड, इट वाज अ डिपॉजिटर्स फंड जिसको यहां पर बैंक ने आगे लेंट किया है, जिसको बैंक ने आगे फर्दर लेंडिंग जिसके थ्रू की है। सो बैंक तो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरमीडियरी की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि इसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया एंड फर्दर इसका इस्तेमाल किया है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए या फिर लेंडिंग पर्पसेस के लिए। ओवर हियर वी आर पर्टिकुलर टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट पार्ट ओवर हियर। यहां पर बैंक ने क्रेडिट के लिए इसका इस्तेमाल किया एंड फर्दर बैंक ने यहां पर क्रेडिट दिया, फर्दर बैंक ने यहां पर आके क्रेडिट दे दिया जो कि यहां पर खराब हो गया। तो अल्टीमेटली ये लॉस बैंक का तो लॉस है ही है कि बैंक को जो इंटरेस्ट आना था वो नहीं आ रहा, लेकिन साथ के साथ इनका डिपॉजिटर्स का लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली बैंक्स को ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है, डिपॉजिटर के पैसे को वापस करने की जो ऑब्लिगेशन है बैंक के ऊपर वो बैंक को फुलफिल करनी है। So as to maintain the solvency of the banks, so as to maintain the solvency of the banks, बैंक्स को ये कहा जाता है कि यहां पर बैंक को आईआरएसी बैंक के ऊपर नॉर्म्स जो हैं वो लागू होंगे। कौन से नॉर्म्स लागू होंगे, जो आईआरएसी नॉर्म्स हैं वो यहां पर लागू होंगे, यानी कि इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स लागू होंगे। यहां पर बैंक्स को जो आईआरएसी नॉर्म्स हैं उनको लागू करते हुए एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स को लागू करते हुए एक तो एसेट की क्लासिफिकेशन को मेंटेन करना होगा कि एसेट की क्लासिफिकेशन क्या है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पता लगता रहे कि बैंक में रिस्क फैक्टर कितना है एंड मोर ओवर जो भी एसेट्स हैं उनके रिलेटेड यहां पर प्रोविजन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैंने 100 रुपीज का लोन दिया तो 100 रुपीज में से अगर मेरा लोन जो है वो परफॉर्मिंग एसेट है, सही है, स्टैंडर्ड एसेट है, उसके केस में मुझे यहां पर फिर भी कुछ ना कुछ जो पार्ट है वो साइड पर मेंटेन करना पड़ेगा। डेट इज सेड टू बी व्हाट, डेट इज सेड टू बी प्रोविजन। ओके, तो स्टैंडर्ड लोन के केस में भी मेंटेन करना पड़ेगा, जहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वहां पर भी मुझे प्रोविजनिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। अब कितने परसेंटेज प्रोविजनिंग मेंटेन करनी पड़ेगी प्लस एसेट क्लासिफिकेशन क्या होती है, तो ये पूरी की पूरी वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखेगा ताकि आपको ये वीडियो के कंसेप्ट जो है वो अच्छे से यहां पर समझ आ सके। ओके, तो पर्पस क्या है, बैंक की सॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए ऐसे जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं कि बैंक्स को यहां पर प्रोविजन जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी एंड फर्दर रिलेटेड टू उसके लिए हमें एसेट क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब यहां पर अकाउंट आपका परफॉर्मिंग एसेट होता है, यानी कि आपके पास सही समय पर इंस्टॉलमेंट्स द्वारा रिसीव हो रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेट इज सेड टू बी स्टैंडर्ड एसेट, उसको हम स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड एसेट से एनपीए जाने से पहले भी एक पड़ाव होता है, दैट इज सेड टू बी व्हाट, उसे हम कहते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट, उसे हम स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं। यानी कि अभी आपका अकाउंट जो है वो यहां पर एनपीए हुआ नहीं है, लेकिन उसके जो यहां पर चाल चलन है ना अकाउंट के, वो आपको यहां पर बता रहे हैं कि ये अकाउंट ज्यादातर स्टैंडर्ड रहेगा नहीं, ये स्लिपेज है, दिस इज गोइंग टू बी एनपीए, दिस इज गोइंग टू बी एनपीए, ये स्लिपिंग टू एनपीए है। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिन्होंने सिम्टम शो करने शुरू कर दिए हैं कि आपके पास यहां पर क्वालिटी ऑफ एसेट जो है वो डिग्रेड हो रही है, क्वालिटी ऑफ एसेट जो है वो डिग्रेड हो रही है एंड उसे स्पेशल मेंशन अकाउंट की अकाउंट में कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट जो होते हैं ये चार तरह के होते हैं, ये चार तरह के होते हैं। वन इट इज एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। अब अगर आपके अकाउंट में इररेगुलरिटी, अगर आपके अकाउंट में इररेगुलरिटी जो है वो 1 दिन से लेकर के 30 दिन तक की है,
इफ द इरेगुलरिटी इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 30 days, तो ये SMA 0 में आता है। ये कौन सी कैटेगरी में आता है? SMA 0 में आता है। अगर यहां पर आपके इरेगुलरिटी 31 से 60 डेज की है तो ये SMA 1 में आता है। इसी तरह से अगर 61 डे से 90 डेज तक की है तो ये SMA 2 में आता है। तो ये किस में आता है? SMA 2 में आता है। तो यहां पर कैटेगरीज कुछ इस हिसाब से रहती हैं, SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2। ठीक है, तो अगर इरेगुलरिटी जो है वो 1 से 30 डेज की है, यानी कि जिस टाइम पर मेरे पास इंस्टॉलमेंट आनी चाहिए थी उस टाइम पर नहीं आई, इरेगुलरिटी हो गई है, तो उसके केस में वो SMA 0 में रहेगा 1 से 30 डेज तक, 31 से 60 डेज तक SMA 1 में रहेगा एंड 61 से 90 डेज में SMA 2 में रहेगा। आफ्टर द 90 डे पीरियड द अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। It will be transferred to what? It will be transferred to the non-performing asset category. Is that clear? ये चीज यहां पर क्लियर होगी है। एंड अब यहां पर ये समझने वाली है कि फोर्थ कैटेगरी कौन सी है, जो कि नॉन फाइनेंशियल रीजन की वजह से आपके अकाउंट में इरेगुलरिटी आती है। दैट इज द कैटेगरी ऑफ SMA NF। उसको हम क्या कहते हैं? SMA NF कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि इरेगुलरिटी तो है, दैट इज नॉट ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस। यहां पर तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया गया, तो उसके केस में हमने कह दिया कि इरेगुलरिटी है। लेकिन यहां पर आपके पास जो इरेगुलरिटी है दैट इज ड्यू टू नॉन फाइनेंशियल रीजंस एंड फर्दर दैट इज व्हाई इट इज प्लेस्ड इनटू SMA NF। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए सीसी लिमिट थी, सीसी लिमिट के केस में आपके पास स्टॉक स्टेटमेंट्स आनी चाहिए थी, लेकिन स्टॉक स्टेटमेंट्स आपके पास जमा नहीं हुई हैं, तो उसके केस में अगर स्टॉक स्टेटमेंट जमा नहीं हुई है तो उसके केस में उसको किस कैटेगरी में रखा गया? उसको यहां पर नॉन फाइनेंशियल की कैटेगरी में यहां पर रखा गया। दैट वाज रिलेटेड टू इट। इज इट क्लियर? फर्दर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कैटेगरी हमने समझ ली है कि जहां पर आपके पास अमाउंट जो है वो ड्यू हो गया है। एंड ये ड्यू अमाउंट हम किस चीज के बारे में मानते हैं? हम ये ड्यू अमाउंट मानते हैं कि ये या तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा रिकवर नहीं हुआ है, या फिर इंटरेस्ट हमारा अमाउंट रिकवर नहीं हुआ है, या फिर दोनों ही चीजें हमारी रिकवर नहीं हुई है, या फिर दोनों ही चीजें हमारी रिकवर नहीं हुई है। तो दोनों ही चीजों को यहां पर शामिल किया जाएगा इस चीज के केस में। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर हमें समझनी जरूरी होगी। Special mention category of assets is not only on the basis of non-repayment or overdue position, but also due to the other facts that reflects the sickness or irregularities in the account. And जब हमारा अकाउंट जो है SMA कैटेगरी में होता है तब भी यहां पर ये जो अकाउंट होता है हमारा वो स्टैंडर्ड एसेट में ही माना जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगराइजेशन है। स्पेशल मेंशन आपने एक टैग उनको दे दिया कि स्पेशल मेंशन अकाउंट है, लेकिन कैटेगरी ऑफ अकाउंट है वो अब भी क्या रहेगी? वो अब भी स्टैंडर्ड अकाउंट ही रहेगी, यानी कि कोई स्पेशल प्रोविजनिंग यहां पर लागू नहीं होती है। जो प्रोविजनिंग स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर लागू होती है वही प्रोविजनिंग लागू होगी किसके ऊपर? वही प्रोविजनिंग हमारी यहां पर SMA अकाउंट के ऊपर लागू होगी। ये चीज क्लियर हो गई है? ओके, तो SMA अकाउंट के ऊपर भी वही प्रोविजनिंग लागू होगी जो प्रोविजनिंग हमारी यहां पर किसके ऊपर लागू होती है? जो हमारी प्रोविजनिंग जो है वो स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर लागू होती है, वही प्रोविजनिंग यहां पर लागू होगी। तो आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए आप सोचेंगे कि स्टैंडर्ड अकाउंट है फिर क्या यहां पर प्रोविजनिंग मेंटेन करनी है? तो इवन दो अकाउंट जो है अगर वो आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है तो भी उसके लिए आपको प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ती है, तो भी उसके लिए प्रोविजन जो है वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। ये चीज क्लियर होगी? ओके